बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बीवी पर नजर रखा करो सरमत। तुमने मोहब्बत की शादी कर तो ली है, मगर उसको यूं आजाद मत छोड़ो। वो औरत जात है, उम्र भी उसकी कमी है। औरतें बहुत जल्द मोहब्बत के झांसे में आ जाती हैं। अब उसकी शादी तुमसे हो गई है तो तुम ही उसके सरपरस्त हो और तुम ही उसके निगहबान हो। अगर वो कुछ गलत करेगी तो इज्जत तुम्हारी जाएगी। इसीलिए अपनी बीवी की तरफ से इस कदर बेफिक्र मत बनो। आंखें और कान खुले रखो। बाजी की बातें सुनकर मैं एक लम्हे के लिए लरस गया था। मैं बोला, बाजी क्या हुआ है? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बाजी ने सर झुका दिया और बोली, मैं तो बस तुम्हें खबरदार कर रही हूँ। तुम मर्द हो, लोगों में उठते बैठते हो। तुम्हें तो इल्म होगा ही कि दुनिया किस तरफ जा रही है। तुम्हें तो चाहिए था कि मेरे कुछ कहे बिना ही तुम अपनी बीवी का ख्याल रखते। मैं उलझ गया था और बोला, बाजी आप मुझसे पहेलियां मत बुझवाएं। जो सीधी बात है वो करें। क्या आपने मेरी बीवी में किसी किस्म का कोई ऐब या बुराई देखी है? बाजी ने नफी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मैंने अपनी आंखों से तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मगर हाँ, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद तुम्हारी बीवी अजीब व गरीब सी हरकतें करने लगती है। मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मैं बोला, कैसी हरकतें? बाजी ने कमरे में पड़े जाए नमाज की तरफ इशारा किया और बोली, मेरा जीना मरना बस यही है। मैं तो सारा सारा दिन अपने कमरे में बैठी या तो नवाफिल पढ़ती रहती हूँ या फिर कुरान पाक पढ़ती हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं ये देखूं कि कौन क्या कर रहा है। मगर जब मैं चाय बनाने के लिए किचन में जाती हूँ तो मुझे सानिया के तेवर कुछ बदले बदले से लगते हैं। वो बड़ी घबराई हुई होती है, कभी इधर जाती है तो कभी उधर। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी मौजूदगी से परेशान हो रही हो। लेकिन फिर जब तुम घर वापस आ जाते हो तो तुम्हारी बीवी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। मैं नहीं चाहती सरमत कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, इसीलिए मैंने सारी बात तुम्हें बता दी है। अब ये ना हो कि तुम अपनी बीवी से सवाल जवाब करने लगो। अगर मामला वैसा ना हुआ जैसा मैं बता रही हूं तो उसके दिल में मेरे लिए भी मैल आ जाएगा और तुम्हारे घर में भी बदअबनी पैदा हो जाएगी। मैंने सर हिला दिया और बोला, आप बेफिक्र रहे। इतना कहकर मैं उठकर अपने कमरे में चला गया था। सानिया ने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया था और फिर वो अपनी बातों में मशगूल हो गई थी। सानिया बहुत ही बातूनी लड़की थी। उसकी कंपनी में कोई भी बोर नहीं होता था। मैं हमेशा उसकी बातों को एंजॉय करता था। लेकिन आज मैं चुपचाप बैठा तो सानिया चौंक गई। वो कहने लगी, क्या हुआ है सरमत? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सानिया बोली, पहले तो आप जब भी कमरे में आते थे मुस्कुराते हुए ही आते थे, मगर आज तो आप उदास हैं। कहीं ऑफिस में तो कुछ। इतना कहकर सानिया रुक गई थी। फिर वो बोली, अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। आज आप बाजी के कमरे में गए थे ना? यकीनन उन्होंने ही कोई उल्टी सीधी बात बोल दी होगी। मगर सरमत, यकीन जाने आपके ऑफिस जाने के बाद मैं कुछ भी गलत नहीं करती। और जो बार बार गेट के चक्कर लगाती हूँ तो किसी गलत नीयत से नहीं। दरअसल ये तो मेरी आदत है। वो और भी न जाने क्या कुछ बोलती जा रही थी। तब मैं बोला, मेरी बात सुनो। मुझे बाजी ने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे ये सब बातें तुम्हारे मुंह से पता चल रही हैं। मुझे ये बताओ कि तुम गेट पर क्यों जाती हो? सानिया की बात सुनकर मैं चौंक तो गया था, मगर अपना लहजा नॉर्मल रखा था ताकि वो मुझसे कुछ न छुपाए। उसके चेहरे पर कई रंग आ रहे थे और कई रंग जा रहे थे। कहने लगी, सरमत, आप बिना बाल की खाल उधेड़ देते हैं। दरअसल मैं तो गेट पर इसलिए जाती हूँ कि किसी बच्चे को देखकर उससे इमली मंगवा लूं। बाजी से छुपकर इसलिए मंगवाती हूँ क्योंकि वो मुझे खट्टा खाने से मना करेंगी, जैसे अम्मी करती थी, कि कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। मैं हंस दिया और बोला, तुम तो बिल्कुल ही बच्ची हो। सानिया मुझे हंसता हुआ देखकर खुश हो गई थी। वो बोली, सरमत, आपको मेरे इमली खाने पर एतराज तो नहीं है? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, अब मुझे सोने दो, मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं चुपचाप लेट गया था, मगर मेरे अंदर घंटियां बजने लगी थी। यह अनमुमकिन था कि सानिया जो कुछ कह रही थी वो सच होता, मगर उस पर यकीन भी तो नहीं किया जा सकता था। अब मैं शशोपंज में मुब्तला हो गया था। मुझे यकीन था कि जब तक यह हकीकत मुझ पर खुल नहीं जाती कि मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में क्या करती है, मुझे सुकून आने वाला नहीं था। मेरा और सानिया का रिश्ता भी यूं कमजोर हो जाना था। इसीलिए मैंने खुद को जहनी अजियत से बचाने के लिए यह फैसला कर लिया था कि मैं सुबह ऑफिस नहीं जाऊंगा और सारा दिन अपनी बीवी पर नजर रखूंगा। यह फैसला करके मैं पुरसुकून नींद सो गया था। सुबह मेरी आंख सानिया की आवाज से खुली थी। वो बोली, सरमत उठ जाए, ऑफिस से देर हो रही है। मैं बोला, सानिया, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं ऑफिस नहीं जा सकता। तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो और सोने दो। मुझे उम्मीद थी कि मेरी ये बात सुनकर सानिया मेरे सर से टल जाएगी, मगर ये देखकर तो मैं हैरान ही रह गया था कि वो मेरा कंधा हिलाकर बोली,
क्या हो गया है सरमत? रात तक तो आप अच्छे भले थे। ये बच्चों की तरह आप ऑफिस ना जाने के लिए बहाने क्यों तलाश रहे हैं? जल्दी से उठ जाए, मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगी। सानिया की बात सुनकर तो मैं दंगे रह गया था। मैं बिस्तर से उठ बैठा और बोला, सानिया, मैंने कहा ना कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। सानिया बोली, सरमत, हद है वैसे। आपको कौन सा 104 बुखार हो गया है? उठ जाए और नाश्ता करके गोली खा लें, आराम आ जाएगा आपको। छुट्टी जरूरी करनी है। मुझे सानिया की हरकतें मजीद शक में डाल रही थी। ये रवैया नॉर्मल नहीं था। मैं बोला, हाँ सानिया, वैसे तुम ठीक ही कह रही हो। चलो मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मैं भी आता हूँ। सानिया बोली, ये हुई ना बात। इतना कहकर वो किचन में चली गई थी, जबकि मैं तो सर पकड़कर बैठ गया था। और तब अम्मी की बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी थी। जब मैंने अम्मी को बताया था कि मैं सानिया से शादी करना चाहता हूँ, तो अम्मी कहने लगी, बेटा, वो गरीब घर की लड़की है। मैं गुर्बत को बुरा नहीं कहती, मगर तुम्हारी बीवी तुम्हें वो प्यार और मकाम नहीं देगी जिसके तुम हकदार हो। उसके लिए बस तुम पैसे बनाने वाली मशीन बनकर रहोगे। वो तुमसे बस पैसे की ही तलबगार होगी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि सानिया मुझे ऑफिस फकत पैसे के लिए भेज रही है या फिर कुछ ऐसा है जो वो मुझसे छुपा रही है। मैंने सानिया का राज जानने की मुकम्मल तैयारी कर ली थी। खैर, मैंने सानिया को तो कुछ नहीं कहा, बस ये कह दिया कि नाश्ता करने के बाद अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने छुट्टी नहीं की। तो सानिया मुस्कुरा दी और बड़े प्यार और मोहब्बत से मुझे गेट तक छोड़ने भी आई थी। ऑफिस तो मैंने जाना नहीं था, इसीलिए मैं मोहल्ले से दूर निकल गया था। थोड़ी देर इधर उधर फिरने के बाद वापस आया और ऐसी जगह चुप कर बैठ गया था जहां से मुझे तो कोई नहीं देख सकता था। अलबत्ता मैं सब पर नजर रखे हुए था। मुझे यहाँ बैठे हुए कोई 2 घंटे हो गए थे, मगर अभी तक मुझे अपने घर की तरफ कोई गैर मामूली हरकत महसूस नहीं हुई थी। अब तो मैं बैठ बैठ कर थकने लगा था। मैंने सोचा कि घर चला जाता हूँ। सानिया से कह दूंगा कि तबीयत खराब हो गई थी तो वापस आ गया हूँ। अभी मैं उठने ही लगा था तो मुझे मेरे घर की जानिब जाता हुआ एक फकीर नजर आया था। वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मेरी बीवी बाहर निकली और उसने फकीर को रोटी थमा दी। उन दोनों के दरमियान कोई मुकालमा नहीं हुआ था। फकीर ने रोटी थामी और दूसरे घर की जानिब जाने लगा तो मैं जल्दी से उठा और तेज तेज चलता हुआ फकीर के सामने जाकर खड़ा हो गया था। मैं बोला, ये क्या है? तो फकीर कहने लगा, इस घर की औरत मुझे हर रोज खाना देती है। मैं ये बात सुनकर हैरान हुआ था। समझ नहीं आया था कि उससे क्या बोलूं। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। फकीर के चेहरे के तासुरात अजीब से हुए थे। वो कहने लगा, तुम मेरी एक बात याद रखना, इस औरत पर अल्लाह का अजाब आएगा। फकीर की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था और मैं बोला, हद हो गई है एहसान फरामोशी की। अभी तो तुमने कहा कि इस घर की औरत तुम्हें रोज खाना देती है और अब तुम कह रहे हो कि उस पर अजाब आएगा। वो फकीर बोला, तुम्हें अभी मेरी बात समझ नहीं आ रही, मगर मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द सब कुछ जान लोगे। मैं बोला, मुझे तुम अभी बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। मैं हर बात जानना चाहता हूं, क्योंकि तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वो मेरी बीवी है। फकीर बोला, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, मुझे हुक्म नहीं है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया, जबकि मैं उसे रोकता ही रह गया था। मैं ये सब देखकर बड़ा उलझ गया था। मैंने घर का दरवाजा खटखटाया तो मेरी बीवी ही सामने आई थी। वो मुझे देखकर हैरान रह गई और बोली, आप इतनी जल्दी? मैंने सर हिला दिया और बोला, हाँ, ऑफिस में तबीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए घर आ गया। सानिया कहने लगी, आपके लिए चाय बना लो? मैंने नफी में सर हिला दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं बोला, सानिया, ये दरवाजे पर कौन था? सानिया के चेहरे की रंगत सर्द पड़ चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका सांस रुकने वाला हो। मैंने जब अपने अल्फाज दोहराए तो सानिया जैसे चौंक गई थी। वो कहने लगी, वो फकीर था, मैंने आपका सदका दे दिया है। उसको भूख लगी थी तो मैंने रोटी दे दी, उसने आपको दुआ दी और चला गया। मैंने सर हिला दिया और बोला, ठीक है, उसने मुझे दुआ दी और तुम्हें क्या दिया? उसकी बद्दुआ के अल्फाज मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। सानिया बोली, उसने मुझे भी दुआ दी। इतना कहकर वो किचन की जानिब जाने लगी थी। वो मुझसे जान छुड़ा रही थी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर आज मैं अपने जहन में उतरने वाले सारे सवाल उससे पूछ लेना चाहता था। मैं रोज रोज अपनी बीवी को कटहरे में खड़ा नहीं कर सकता था। मैं बोला, सानिया, क्या वो फकीर आज पहली दफा हमारे घर आया था? सानिया ने नफी में सर हिलाया और बोली, नहीं, वो अक्सर आता रहता है। दरअसल मैंने उसे आज पहली बार खाना नहीं दिया, पहले भी कई बार दे चुकी हूँ। सरमत, जब एक फकीर मेरे घर के सामने आकर यह सदा बुलंद करता है कि खाना दे दो, मैं भूखा हूं, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
सरमद, अल्लाह का दिया हुआ हमारे घर में सब कुछ है। क्या हो अगर मैं उसे एक वक्त की रोटी दे देती हूँ? कुछ घट तो नहीं जाता ना? सरमद, आप तो जानते हैं कि मैंने कितनी गुर्बत देखी है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कभी कभार तो हम पर ऐसा वक्त भी आ जाता था कि हमें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। इसीलिए एक भूखे पेट का दुख मुझसे बढ़कर और कोई नहीं जान सकता। सरमद, मैं ये भी जानती हूँ कि बाजी एक किफ़ायतशुमार औरत है। वो अपने घर की एक एक चीज़ का हिसाब रखती हैं। बस इसीलिए मैं उनसे छुप छुपा कर फ़कीर को रोटी दे देती हूँ। मुझे यही डर है कि अगर उन्होंने कभी मुझे ये नेकी करते हुए देख लिया तो वो मुझे रोक देंगी। सानिया की आंखों में आंसू उतर आए थे। वो मुझसे कुछ छुपा रही थी, इसीलिए वो मुझसे हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि मैं अफसरदा हो गया था। सानिया की उदासी मुझे हमेशा ही परेशान कर देती थी। मैं बैठकर सानिया के मुतालिक सोचने लगा था। वो सोने जैसे दिल की मालकिन थी। वो बहुत अच्छी और प्यारी लड़की थी। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने बिला वजह में सानिया से पूछगछ की। मुझे अपने रवैये पर शर्मिंदगी हो रही थी। मगर तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया कि वो फ़कीर मेरी बेगम के हाथ से खाना ले जाता है, लेकिन फिर भी उसके लिए बद्दुआ करता है। इसके पीछे क्या माजरा है? मैंने सर झटक दिया और सोचा कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, नाशुक्रे किस्म के। एक तो सानिया उसके साथ भलाई कर रही थी, दूसरा वो बद्दुआएं दे रहा था। मैंने सोचा कि अब वो फ़कीर अगर मेरे दरवाजे पर आया तो मैं उसे बेइज्जत करके भगा दूंगा। थोड़ी देर के बाद सानिया मेरे लिए चाय लेकर आ गई थी। मैंने चाय पी और बोला कि अब ज़रा मैं छत पर जा रहा हूँ, खुली फिजा में सांस लेना चाहता हूँ। सानिया ने कुछ ना कहा तो मैं छत पर जाकर बैठ गया। आज मुझे बहुत दिनों के बाद इस टाइम पर फुर्सत मिली थी, वरना तो शाम गए ही ऑफिस से वापसी होती थी। और फिर इतवार के दिन तो वैसे ही 100 काम निकल आते हैं कि अपने लिए एक लम्हा भी नहीं बचता। मैं ठंडी खुशगवार हवा से लुत्फानंदोज हो रहा था कि अचानक मुझे बाजी की आवाज़ सुनाई दी थी। वो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सरमत? मैं उनकी जानिब देखकर मुस्कुराया और बोला, बाजी आ जाए, मैं बस वैसे ही बैठा मौसम को एंजॉय कर रहा था। बाजी कहने लगी, सानिया तो बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे इतनी फिक्र हुई कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ गई। मैं बोला, जी पहले बोझलपन महसूस हो रहा था, मगर अब मैं ठीक हूँ। बाजी कहने लगी, थकावट हो जाती होगी ना? मर्द जात भी अल्लाह ने अजीब ही बनाई है। एक मर्द अपनी औरत की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सारा सारा दिन काम करता है, मगर वो औरत अपने मर्द को वफा नहीं दे पाती। बाजी की बातें सुनकर मैं चौंक गया था। मैं बोला, बाजी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बाजी कहने लगी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से यही सीखा है कि कभी भी किसी औरत की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। औरत के पास सबसे बड़ा हथियार होते हैं उसके आंसू। वो चंद आंसू बहाकर किसी भी मर्द को अपने पीछे लगा लेती है। बाजी की ऐसी बातें सुनकर मुझे फिक्र होने लगी थी। मैं बोला, बाजी आप पहेलियों में बातें क्यों करती हैं? तो बाजी कहने लगी, मेरी एक दोस्त थी, उसने एक लड़के से मोहब्बत की शादी की थी। 4 माह गुजरे तो उसे अपने मोहल्ले में दूसरा लड़का पसंद आ गया। यूं उसने अपने शौहर से तलाक ले ली। बाजी की बातें सुनकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैं बोला, बाजी जरूरी नहीं है कि हर लड़की ही किरदार की कच्ची हो। बाजी कहने लगी, बिल्कुल ऐसा ही है, तुम मुझे ही देख लो। मैंने दीन को ही अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनाया हुआ है। मुझे तो और किस्म की फजूलियात में पढ़ने का शौक ही नहीं है। मैं चुप बैठा रहा था। बाजी ने मेरे सर पर दम किया और उठकर नीचे चली गई थी, जबकि मैं गहरी सोचों में खोया हुआ था। मैंने सानिया को बता दिया था कि मेरी तबीयत खराब है और अब छत पर आए हुए मुझे दिन से शाम और शाम से रात हो गई थी, मगर उसने मेरे बारे में सोचना तक गवारा नहीं किया था। उसने तो मुझसे खाने का भी नहीं पूछा था। उसको तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। पहले तो वो ऐसी नहीं थी, मुझ पर जान छिड़कती थी। न जाने अब उसको क्या हो गया था। औरत जब नज़र बदलती है तो वो आदमी को दिल से भी गिरा देती है। ये बात मेरे जहन में आई तो मैंने झुरझुरी ली थी। मैं जल्दी से उठकर नीचे आ गया था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। बाजी तो यकीनन इबादत में मसरूफ थी, मगर ये सानिया कहाँ थी? मैं अपने कमरे की जानिब जाने लगा तो मुझे स्टोर रूम से सानिया की आवाज़ सुनाई दी थी। वो बोली, उस फकीर ने तो मेरा जीना धोबर किया हुआ है, ये तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ता। अब तुम ही बताओ फरवा, मैं क्या करूं? सानिया की बातें सुनकर तो गोया मुझ पर कयामत बीत गई थी। वो शायद फोन पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी और उसे अपना दर्द दिल बता रही थी। मैं जूं का तूं खड़ा रह गया था और तभी सानिया की आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी थी। वो बोली, अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ, लगता है कोई आ गया है। इससे पहले कि वो स्टोर रूम से बाहर निकलती मैं उस मंजिल से हट गया था। मुझे इल्म था कि अगर सानिया मुझे यहाँ पर खड़ा देख लेती तो वो मुझे अपनी सफाइयाँ देने लगती, जबकि मैं
उस वक्त किसी किस्म की सफाई नहीं सुनना चाहता था। मुझे इस बात का पता चल गया था कि सानिया मुझे धोखा दे रही है, मेरे साथ कुछ गलत कर रही थी। मगर क्या? इससे आगे जो कुछ भी मेरे जहन में आता था वो मुझे तड़पा देने के लिए काफी था। मेरी आंखें नम हो चुकी थी और तभी कमरे का दरवाजा खोलकर सानिया आ गई थी। वो कहने लगी, अब आपकी तबीयत कैसी है? उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा तो मैंने उसका हाथ परे झटक दिया था। मैं बोला, तुम्हें मेरी सेहत का ख्याल आ गया? बड़ी बात है कि तुम्हें अब मेरी फिक्र होने लगी है, जबकि दोपहर से तुम्हें कुछ इल्म नहीं है कि तुम्हारा शौहर कहाँ है, जिंदा है या मर गया है। मेरी बात सुनकर सानिया कांप उठी थी। वो बोली, अल्लाह न करे कि आपको कुछ हो, बल्कि मेरी जिंदगी भी आपको लग जाए। खुदा रहा आप ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकाला करें। मुझे इल्म था कि आप छत पर हैं। मैंने सोचा कि शायद आज आप तन्हा वक्त बिताना चाहते हो, मैं इसीलिए ऊपर नहीं आई। और फिर नीचे भी तो मेरी जान को 100 झमेले हैं, मैं क्या करूं? मुझे बताएं। आज मुझे उस पर बेतहाशा गुस्सा था। मैं उसकी किसी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैं बोला, मुझे बताओ, नीचे तुम कौन से पहाड़ तोड़ रही थी? हमारे घर में फर्द ही कितने हैं? एक तुम, एक मैं और एक पाजी। 3 लोगों का काम ही कितना होता है। और फिर मुलाजमा भी तो सुबह सफाई कर जाती है। फिर तुम किन झमेलों में फंसी हुई होती हो जो तुम्हें बीमार शौहर की याद तक ना आई, उसकी फिक्र भी ना हुई? सानिया बोली, सरमत, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। मैं आपके लिए परेशान थी, मगर आपका सोचकर ही ऊपर नहीं आई। मैं जो कुछ भी कर रही हूं अपनी मोहब्बत के लिए ही कर रही हूं। वो इतना कहकर चली गई, जबकि मेरे कानों में साय साय होने लगी थी। सानिया किस मोहब्बत का जिक्र कर रही थी? कहीं उस फकीर से तो मोहब्बत नहीं करने लगी? मैं और सानिया एक ही मोहल्ले में रहते थे। मोहल्ले में हमारे साथ 2-3 घर और भी ऐसे थे जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, मगर सानिया हमारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। उनके घर में फाकों की नौबत रहती थी। उसके अब्बू काम करते थे और अम्मी सारा सारा दिन सिलाई करती थी, मगर फिर भी उनके घर में पूरी नहीं पड़ती थी, क्योंकि घर में खाने वाले अफराद ज्यादा थे। उन्हीं दिनों में सानिया की बड़ी बहन घर से भाग गई थी और ये खबर मोहल्ले में फैली तो सब लोग सानिया के वालिद यानी मजीद अंकल के लिए परेशान हुए थे कि उनकी इज्जत तो खाक में मिल गई, अब तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मजीद अंकल तो अब और भी सर उठाकर चलते थे। किसी ने उनकी बेटी का जिक्र किया तो मजीद अंकल कहने लगे, अच्छा ही हुआ मेरी बेटी चली गई। गरीब घर से उसकी डोली तो उठनी नहीं थी। चलो वो रुखसत हुई तो खाने वाला एक फर्द कम हो गया। ये बातें आज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। कुछ वक्त गुजरा तो सानिया मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगी थी। वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। वो बड़ी मासूम सी थी, गो उम्र में मुझसे छोटी ही थी, मगर मैं क्या करता, मेरा दिल आ गया था उस पर। खैर फिर मेरी मुलाजमत शुरू हुई तो मुझे घर भी मिल गया और हमने घर बदल लिया। मैं अब भी सानिया के साथ राब्ते में था। सानिया भी मुझे पसंद करती थी। अब मैं कमाता भी था तो मैंने अम्मी से कहा कि आप मेरी शादी कर दें। वो कहने लगी, हाँ, मैंने खानदान में तुम्हारे लिए 1-2 लड़कियां देखी हुई हैं, मैं बात करती हूँ। मगर मैंने कहा, मैं तो सानिया के साथ शादी करना चाहता हूँ। अम्मी कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना सरमत, तुम एक ऐसे घर से लड़की ब्याह कर कैसे ला सकते हो जिसकी बहन घर से भाग गई हो और बाप ने कलमा शुक्र अदा किया था। उन लोगों में इज्जत नाम की नहीं है। वो तुम्हारी बीवी बनकर आ भी जाएगी तो भी वो भरोसे के काबिल नहीं होगी, तुम उस पर यकीन नहीं कर पाओगे। मगर मैंने कहा, मैं तो उससे शादी करके ही रहूंगा। खैर अम्मी ने मेरी जिद के आगे हार मान ली। मैं सानिया को ब्याह कर घर ले आया। वो अच्छी लड़की थी, अम्मी का भी ख्याल रखती थी और बाजी की भी इज्जत करती। मुझ पर तो वो जान निछावर करती थी। फिर अम्मी की तबीयत खराब रहने लगी थी। ऐसे वक्त में भी सानिया ने अम्मी का बहुत ख्याल रखा था, मगर अम्मी अपने दिल से सानिया के लिए मैल साफ न कर सकी और इसी बदगुमानी में दुनिया से रुखसत हो गई थी। मेरी जिंदगी अच्छी थी, खुशगवार थी, सब कुछ ठीक ठाक था। मगर अब बाजी की बातें सुनकर मेरे दिल में शक का बीज बन गया था। मैं सानिया से बदगुमान रहने लगा था। हर वक्त उससे लड़ता रहता, मगर वो उफ तक न करती। एक दिन मैं मोहल्ले से गुजर रहा था तो एक बुजुर्ग से आमना सामना हुआ। उनको सलाम किया तो वो कहने लगे, बेटा सरमत, अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। दरअसल बात यह है कि मैंने एक फकीर को तुम्हारे दरवाजे पर अक्सर बैठे हुए देखा था। ठीक है बेटा, नेकी करना अच्छी बात है, मगर ऐसे लड़के चोर भी निकल आते हैं। वो शक्लो सूरत से भी फकीर नहीं लगता, इतना प्यारा लड़का है, लगता भी किसी अच्छे घराने से ही है। मैंने कहा, जी ठीक है, मैं आज के बाद ध्यान रखूंगा। मैं अपने घर गया तो मैंने अजीब मंजर देखा था। सानिया मेरी बाजी के साथ लड़ रही थी। वो कह रही थी कि आपने मेरा जीना क्यों हराम किया हुआ है। हाँ, मैं उस फकीर को खाना देती हूँ तो देती रहूंगी, आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बाजी कहने लगी,
तुम्हारी ऐसी हरकतों से तो वो मुझे तुम्हारा आशना लगता है। सानिया ने यह बात सुनी तो वो बोली, हाँ ये तो सच ही है, वो फकीर मेरा आशना है। बस इतना ही नहीं, मेरे और उसके दरमियान और भी बहुत से मरासिम हैं। ये बात सुनकर तो मैं तड़प गया था। मैं आगे बढ़ा और मैंने सानिया के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं गुस्से से कांप रहा था। मैंने सानिया को फौरन तलाक दे दी, जबकि वो रोती ही रह गई थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें आज रात तक का वक्त देता हूँ, मेरा घर खाली करके चली जाना। इतना कहकर मैं घर से बाहर निकल गया था। मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था। मैंने ऐसा क्यों कर दिया? मैंने अपनी बीवी को क्यों छोड़ दिया? मैं तो उससे बड़ी मोहब्बत करता था। काश वो बदकिरदारी न दिखाती तो आज हम दोनों एक होते। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और तब मैंने सोचा कि आखिर मैं देखूं तो कि सानिया उस फकीर के साथ क्या बातें करती है। मैंने जल्दी में अपनी बीवी को तलाक तो दे दी थी, मगर अब मैं तस्दीक चाहता था कि क्या मामलात वैसे ही हैं जैसे मैं सोच रहा था। मैंने फकीर का भेष बनाया और अपने ही घर के दरवाजे के सामने जाकर बेल बजाने लगा। मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला था और मेरे सामने लुटी पिटी सी सानिया खड़ी थी। वो रो रही थी। कहने लगी, देखो तुम्हारी वजह से मेरा क्या हाल हो गया है। आज मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी है, क्योंकि उसे शक हो गया था कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ है। वो ये नहीं जानता था कि हमारे दरमियान क्या है। अकील, मुझे तुमने बर्बाद कर दिया। मुझे जिस दिन इस बात के मुतालिक इल्म हुआ था कि बाजी के पहले शौहर ने उन्हें तलाक तुम्हारी वजह से दी है, मैं चौकन्ना हो गई थी। और तुमने यहां भी बाजी का पीछा नहीं छोड़ा। तुम उन्हें इस घर से भगाकर ले जाना चाहते थे, जबकि मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। मेरी बहन जब घर छोड़कर भागी थी तो हमारी बहुत रुसवाई हुई थी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। अब्बू सबको यही कहते थे कि कोई बात नहीं, बेटी घर से चली गई है तो क्या हुआ, मगर मैं जानती हूँ कि वो सब छुप छुप कर रोते थे। मैं अपने शौहर को उस अजियत से दो चार होते हुए नहीं देख सकती जिससे मेरा बाप गुजरा था। बाजी के पास कोई मोबाइल तो है नहीं जिससे वो तुम्हारे साथ रब्ता कर सकती। तुम उनसे मिलने हर रोज फकीर का भेष अपना कर आते थे। गो कि मैं सारी हकीकत से वाकिफ थी, लेकिन तब भी तुम्हें रोटी पका कर दे देती। बाजी कुर्ती रह जाती थी, वो भी तुमसे मिलना चाहती थी, जबकि तुम मुझे बद्दुआ देकर चले जाते थे। अगर तुम बाजी का रिश्ता लेकर आते तो मुनासिब लगता, मगर तुम तो उन्हें घर से भगाना चाहते थे और मैं ये नहीं होने दे सकती थी। ये बातें सुनकर मैं चुपचाप वहां से चला गया था। मैंने उस औरत को तलाक दे दी जो इतने नाजुक मामले को फकत मेरी इज्जत बचाने के लिए खुश असलूबी से निपटा रही थी। उसने मुझे भी मेरी बहन की शिकायत नहीं की कि कहीं मैं तलाक याफ्ता बहन से बदगुमान ना हो जाऊं, मगर मेरी अम्मी और बाजी की कही हुई बातें मेरे दिल में मेरी बीवी के लिए मैल ले आई थी। मैं इतना गलत कदम उठा बैठा था जिसका अजाला मुमकिन नहीं था। मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, जबकि वो थी भी बेकसूर। मैं रात गए घर वापस आया तो मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। मेरा दिल डूब गया था। मैं बेइंतहा शर्मिंदा हूं। मैं हर लम्हा गहरे कर्ब में मुब्तला रहता हूं। किसी भी चीज में दिल नहीं लगता। मैं जानता हूं कि सानिया के वालिदैन के हालात आज भी अच्छे नहीं हैं। मैंने सोचा कि हर महीने उसे कुछ खर्चा दे जाया करूं, मगर उसने ये कह दिया कि जब आप मुझे इज्जत ही न दे सके तो मुझे भीख भी नहीं चाहिए। खैर, मैंने मुनासिब रिश्ता देखकर बाजी की शादी कर दी है। मेरी बीवी तो नहीं रही, कम से कम मेरी इज्जत ही रह जाए। काश मैंने लोगों की बातों में आकर अपना घर खराब न किया होता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।